यहाँ से जो श्रेष्ठ परीक्षण है आपका इस वजह से। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए, इतने कम समय में उपलब्ध हुए। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, और खासकर ढाका विधानसभा के अंतर्गत घोड़ासहान जो प्रखंड है उस प्रखंड के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक दो दिनों के बाद हम लोग ढाका के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अलग अलग जो स्वास्थ्य का जो केंद्र होता है, जो गांव पिछू हर 2-4 पंचायतों के सेंटर पे बनाया जाता है, वो सारे के सारे बंद। आपने कल से ही देखा होगा कि एक भेलवा बाजार है जहाँ गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी आए थे। वहाँ की स्थिति यह है कि 15 साल से ताला लटका हुआ। वही हाल गुरमिया में है, वही हाल सवनपुर में है, वही हाल जमुनिया में है, वही हाल कवैया में है। और 2 करोड़ की लागत से बना हुआ चैनपुर का स्वास्थ्य सेंटर उद्घाटन के बाद आज तक झाड़ू तक नहीं लगा वहाँ पर, मतलब आज तक किसी ने कदम तक नहीं रखा हुआ। मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं किसी की कमजोरियों को उजागर करूं, नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, जन अधिकार पार्टी का ही इतना ही मकसद है कि लोगों की सेवा हो। वो सेवा कैसे होगी? जब ये सेंटर खुलेंगे। अगर जमुनिया में कोई सेंटर बना है, भेलवा में कोई सेंटर बना है, सवनपुर में कोई सेंटर बना है, कवैया, कई लोग उस कवैया ग्राउंड में आके भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन आज तक उस सेंटर को नहीं खुलवा पाए। अगर वो सेंटर खुला रहेगा, सेंटर क्यों बनता है? कि आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े। जो गांव के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा एक जगह पे नहीं जाना पड़े। तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है कोरोना को लेकर। तो अगर हम लोग सारे जगहों पे बांट दें अपने डॉक्टर्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, तो एक जगह पे भीड़ नहीं लगेगी। एम्बुलेंस की स्थिति भी वही है। घोड़ासहान में एक एम्बुलेंस खड़ा है जो सड़ रहा है, उसके ऊपर कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ के प्रतिनिधियों ने पता नहीं कितने एम्बुलेंस दिए कागज में, और कागज में ही शायद सड़ गया, क्योंकि कहीं दिखता नहीं है। हमारे नेता ने जो एम्बुलेंस का शुरुआत किया, जिसके कारण वो जेल में है आज, उन्होंने क्या कहा? ये एम्बुलेंस किसका है? इसको क्यों ढक के रखे हो? पब्लिक को दे दो, पब्लिक इसमें हॉस्पिटल जाएगी। चलिए, अभी आपने एक बात छेड़ा है, स्वास्थ्य की बात आपने कही है, और अभी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, क्या कहें कि पूरे वर्ल्ड में कहें तो एक कोविड का जो है पूरा महामारी फैला हुआ है। इस पर जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, हम सीधा ले चलते हैं आपको, हम बिहार की नहीं देश स्तर की बात हम कर रहे हैं। इस पर जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं देश स्तरीय नहीं, मैं पहले तो आज मैं प्रखंड स्तरीय ही बात करूँ। मेरा मकसद पहले गांव, फिर प्रखंड, फिर जिला, और तब प्रदेश, और तब ही देश। गांव सबसे ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन गांव में रहता है, और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि 68% कोरोना दूसरा जो वेव आया है वो गांव में है, वो शहरों में नहीं है। और नीतीश कुमार जी की हालत ये है कि मैंने उनको एक संज्ञा दिया है कि वो एक पैरालाइज सरकार चला रहे हैं, लकवा ग्रसित सरकार चला रहे हैं, जो निर्णय नहीं ले पाता है। जिसे हमारे हाथ में पैर में लकवा मार देता है, पैरालाइज, वो हाथ काम करना बंद कर देता है। नीतीश कुमार जी का डिसीजन लेने का जो मोड था, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, उसे लकवा मार चुका है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो दबाव में अपनी कुर्सी को सिर्फ बचा रहे हैं। बंद गाड़ियों में, बस पटना की सड़कों पर अपनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला लेने से मुख्यमंत्री का दौरा समाप्त नहीं होता है। उनको पीएमसीएच, उनको नालंदा मेडिकल कॉलेज, उनको गया मेडिकल कॉलेज, उनको मुजफ्फरपुर मेडिकल में, उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ऐसे जगहों पर जाना चाहिए। उनको घोड़ासहान जैसे जगहों पे आना चाहिए, उनको ढाका जैसे स्वास्थ्य केंद्रों पर आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो प्रतिनिधि हैं हमारे, लेकिन नहीं। आज जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, या तो उन्होंने झूठे कोरोना का रिपोर्ट बना के सर्जरी कर दिए हैं, अन्यथा वो अपने घरों में सोए हुए हैं। आज अगर चुनाव कलकत्ते में, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, तो सब लोग सड़कों पे थे। चुनाव हारते ही और चुनाव जीतते ही, दोनों ही पक्ष की बात मैं करता हूं, अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन केवल एक ही नेता और एक ही जनप्रतिनिधि जो सड़क पे था बिहार में, जिसको एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत 32 साल पुराने मामले में कोर्ट में जेल भेजने का काम किया गया।
आप उनका वारंट कैसे इशू कराते हो? रात के 12 बजे उनका वारंट इशू होता है। वो कौन सा ऐसा क्राइम था? सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा कि अगर किसी का 7 साल से भी कम सजा हो या विचाराधीन सजा है तो कोरोना काल में उसको रिलीज कर दो, पेरोल दे दो उसको। लेकिन हमारे जो अभी सरकार है, जो वर्तमान की जो सरकार है, वो डर चुकी है। वो पप्पू यादव के कार्यकलाप से डर चुकी है। लेकिन शायद नीतीश कुमार ये भूल गए कि पप्पू यादव एक इंसान नहीं, एक विचारधारा बन चुका है। चलिए, बिहार सरकार बोलती है कि सुशासन की सरकार है और ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती, यही सब कह रहे हैं। देखिए, सुशासन की सरकार तो बिल्कुल नहीं है। ये शराब की माफियाओं और ड्रग्स के माफियाओं की सरकार है। ये शराब की माफियाओं का और ड्रग्स के माफियाओं का सरकार है। 7 निश्चय चलाने के लिए पैसा है, लेकिन कोरोना में मरे हुए व्यक्तियों की लाश को दफन करने के लिए, कफन और दफन के पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसी भ्रष्ट सरकार चल रही है। ये ऐसी सरकार है जिसके पास लोगों को एम्बुलेंस फ्री में देने के लिए नहीं है, लेकिन घरों में अपने एम्बुलेंस, कैंपस में अपने एम्बुलेंस रख के उस पर तिरपाल उठाने के लिए है। ये ऐसी सरकार है। अभी सरकार जो है कोरोना काल में जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। ये तो एक अच्छा जो है पहल है। इस पर सरकार को सर ये किससे सीखा आपने? ये किससे सीखा? आदरणीय पप्पू यादव से सीखा आपने? जब उन्होंने अपने ही बिल्डिंग में खाना बनवाना शुरू किया। सेवा ही धर्म है, ये किसने सिखाया मुख्यमंत्री आपको? पप्पू यादव ने। सेवा ही नेता का कर्तव्य बनता है, ये किसने सिखाया? पप्पू यादव ने। आज उन्होंने किचन शुरू किया तो शर्म आपको भी आने लगी। और आप किचन आप बताइए, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, अब बताइए कितने लोग खाते हैं और कितना ऑन पेपर आपके यहाँ खाने का रिकॉर्ड बन रहा है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 4 महीने पहले आदरणीय पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, 10 को 0 का नंबर के साथ ये दिखाया गया था कि उसका भी कोरोना पॉजिटिव है। 10 को 0, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। और आज हमें बिहार सरकार कह रही है कि हम 1 लाख कोरोना का जांच रोज कर रहे हैं। मुझे तो संदेह है कि उसमें कितने 0 वाले नंबर होंगे, क्योंकि गांव में तो कहीं जांच नहीं हो रहा है, शहरों में इतना पॉपुलेशन नहीं है आपके पास, क्योंकि लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के पास किराए के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास स्कूल के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बिजली बिल का देने का पैसे नहीं है, बच्चों के पास जो ये छात्र नेता बैठा है हमारे पास, छात्रों के पास अपने लॉज के देने के पैसे नहीं है। तो वो लोग कहाँ हैं? अब गांव में है। गांव में तो टेस्ट नहीं हो रहा है, फिर ये लाख लोगों का जो जांच हो रहा है कहाँ हो रहा है? ये पूछिए सरकार से कि कहाँ हो रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बहाल करने की बात कर रही है, घोषणाएं भी इस पर आप किस तरह से जाएंगे? बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज का देखिए, ये हमारे छात्र नेता, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम किया इन्होंने और हमारे प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू जी ने। ये एक सेकेंड सर, इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें कई स्वास्थ्य केंद्र हैं, भेलवा है, सवनपुर है, गुरमिया है, आपको चैनपुर है, कवैया है, सब भंग पड़ा। ये सब भंग पड़ा है साहब। मेरे पास हर सेंटर का रिकॉर्डिंग है और वो आज की रिकॉर्डिंग है। मेरे कंप्यूटर सिस्टम की जांच करा ली जाए, वो आज ही की रिकॉर्डिंग है। आप ढाका विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं, ऐसे में इस कोरोना काल में ढाका की जनता के लिए आप किस तरह से जाएंगे? मेरा ये कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूं। हम लोगों ने लंगर की व्यवस्था की, हम हॉस्पिटलों की बात उठा रहे हैं। आज घोड़ा साहन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का फ्लो मीटर नहीं है, मैं उसकी व्यवस्था करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि 800 रुपए की चीज 5000 और 8000 रुपए मोतिहारी में ब्लैक बिक रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार ड्रग्स माफियाओं और शराब माफियाओं की सरकार है, बालू माफियाओं की सरकार है। और जहां तक ढाका की बात है, ढाका विधानसभा की बात है, तो ढाका विधानसभा के 3,15,000 जो मतदाता थे, शायद उन्होंने मुझे अपना सच्चा बेटा समझ के मुझे सड़क का नेता बनाया है।
इसीलिए शायद मुझे इस बार सदन जाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको मजबूत लाठी की जरूरत थी सड़क पर, और मैं वही मजबूत लाठी अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों के लिए हूँ, और ढाका की लड़ाई मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। एक बात आ रही है सामने, जैसा कि आपने अभी स्वास्थ्य व्यवस्था, नगर व्यवस्था की बात आपने कही है। मैं आपको कुछ आपको वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ, 13,000 करोड़ लगभग जो है इस मद में जो है निकाली है। बिल्कुल। तो फिर ये 13,000 करोड़ की जो निकाली है वो कहाँ गया? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में, मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, हर विभाग में 31 मार्च लूट दिवस, याद होगा मैंने 31 मार्च को भी ये बात कहा था। बिहार सरकार में 31 मार्च को लूट दिवस कहते हैं। पूरा का पूरा 11 महीना काम नहीं होता है, लेकिन 1 मार्च से 31 मार्च तक जितना भी फंड होता है वो ऑन पेपर खत्म हो जाता है। 11 महीने में काम नहीं कर पाते हो, लेकिन मात्र 31 दिन में तुम इतना काम कर देते हो, और आप कहते हो सुशासन की सरकार है। सोशल इंजीनियर साहब, ये तो रघुनाथन से भी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। आज रघुनाथन ने भी कहा कि भारत की जीडीपी को अगर ना रोका गया तो हम बांग्लादेश से भी नीचे जा चुके हैं। ये जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, ये आपको मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। बना हुआ है, इस तरह पूरा करके इनसे भी पूछे आप बताइए कैसे कैसे आपने किया, आप बताइए। चलिए, एक बात सामने आ रही है। आपने कहा कि 1 मार्च से 31 मार्च तक जो है सरकार कागज में चलती है। हाँ, ठीक है, मतलब स्पष्ट है कि ये डिजिटल या फोटो की सरकार है। तो फोटो की बात जहाँ तक है, पप्पू यादव की फोटो की बात है कि आपके सर अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है सर। जिस तरह विश्वास और आत्मविश्वास में एक थीन लाइन का अंतर है। अगर मुझे विश्वास है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो गया तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। फोटो पप्पू यादव नहीं खिंचवाते, लोग उनकी फोटो अपने साथ खींच के अपने मोबाइल अपने घरों में टांगते हैं। और वर्तमान की जो सरकार है, मोदी की सरकार हो या एनडीए की जो सरकार है, वो अपना फोटो खिंचवा के, देखिए आप सुई लेने जाते हैं अभी कोरोना का, मोदी जी का फोटो है, मैं इसका विरोध करता हूँ। उस पर देश का झंडे का फोटो होना चाहिए, उस पर भारत का मानचित्र होना चाहिए था। मोदी जी तो आज प्रधानमंत्री हैं, कल चले जाएंगे। आपने इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास इसी चलते किया ना कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम एक सरकारी योजना में नहीं रहेगा, तो फिर आपने अपनी तस्वीर कैसे छपवा दी? और आप जीवित हैं और स्टेडियम का नाम बदलवा देते हैं। अगर उसकी बात हो, उस नमस्ते ट्रंप की बात की अगर की जाए, तो मैं आप लोगों को एक रिकॉर्ड बता देता हूं कि सबसे पहला केस चाइना में 9 जनवरी 2020 को आया, रिपोर्ट हुआ, 12 तारीख को आदमी मर गया। मरने के बाद पहली बैठक WHO की होती है 23 जनवरी को, और वो नाकामयाब हो जाती है, महामारी घोषित नहीं होती है बीमारी। 30 तारीख को दोबारा WHO की बैठक होती है और इसको महामारी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आप नमस्ते ट्रंप करते हैं। ये बीमारी भारत की नहीं है, विदेशों की बीमारी थी। आपको विदेशों की फ्लाइट रोक देनी चाहिए थी, आपने क्या किया? आप विदेशों से और अपने लोगों को ले आए। जो गरीब थे उनको चादरों के पीछे, दीवालों के पीछे चुनवा दिया गया। गुजरात की कहानी है ये। और एक और चीज जान लीजिए, आज जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, पहले 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लगता था, फिर जो है उसको 6 सप्ताह किया गया, 12 सप्ताह किया गया, 16 सप्ताह किया गया। और अब स्थिति है कि पता चलेगा कि अब मोदी जी आके कहेंगे, मित्रों अब आजीवन एक ही वैक्सीन पे आप जीवित रह जाएंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोरोना ने मोदी जी से सीख के रंग बदलना सीखा है। जितना मोदी जी रंग बदलते हैं उतना तो कोरोना भी रंग नहीं बदल रहा है। और देखिए, जिस पुणे वाला की बात हो रही है, उसने अप्रैल में 5 करोड़ डोज बना लिया 2020 में। ये कैसे हो गया? अभी आपको बीमारी का पता नहीं। 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लगता है,
और अप्रैल और मई के महीने में एक सुई की फैक्ट्री जो सुई बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसका केमिकल इक्वेशन वो नहीं जानती है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वो लैबोरेटरी है जो मैन्युफैक्चर करती है। उसको ये नहीं पता है कि किस इंजेक्शन में क्या केमिकल डाला जाए और क्या बनाया जाए। उसको जो केमिकली दिया जाता है लिखा हुआ केमिस्ट्री के तौर पे, उसी को इस्तेमाल करके वो दवाई बनाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद पुणे वाला कह रहे हैं। और ये कब कह रहे हैं मैं वही बताता हूँ आपको। उनका एबीपी पे एक इंटरव्यू आया है, आपको एबीपी पे एक इंटरव्यू आया जो जनवरी के महीने में आया, ये 2021 में, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मैं आपको डेट दे देता हूँ, मेरे पास डेट है उसका। हाँ, 23 जनवरी को 3 जनवरी 2021 का एबीपी का आप यूट्यूब से इंटरव्यू निकाल के देखिए, पुणे वाले का, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक का। 12 जनवरी को पहला आदमी मरता है। 23 जनवरी को WHO की पहली मीटिंग होती है जो नाकामयाब हो जाती है। 30 जनवरी 2020 को कोरोना को महामारी घोषित किया जाता है। उसके बाद मोदी ट्रंप की मीटिंग कराते हैं, विदेशों से लोग को लेके आते हैं। उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन लगाते हैं और अप्रैल और मई 2020 में पुणे वाला बिना किसी से पूछे 5 करोड़ दवाई बना के बैठ जाता है। कोई बनाएगा क्या? कोई बनाएगा क्या? इसका क्या मतलब है? हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं, उद्योगपति चला रहे हैं। ये कंप्लीट और कंप्लीट आज का जो सरकार है वो कंप्लीट और कंप्लीट कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। आप लोगों को मैं एक इतिहास याद दिला देता हूँ। जब ये देश गुलाम हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तो कलकत्ते की घाट के बंदरगाह से आए थे, और वहां भी 2 व्यापारी और एक जो है सेनापति था जिसने गद्दारी किया। उस समय जो वहाँ के मुसलमान के शासक थे उनके पास 50,000 की सेना थी और जो अंग्रेज थे उनके पास 300 की सेना थी। लेकिन उनका सेनापति बिक गया क्योंकि उनका दोनों व्यापारी उनके साथ चले गए। आज भी देश की स्थिति वही है कि अडानी लगातार और अंबानी लगातार छलांग मांग रहे हैं और देश का गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और ये देश का GDP और गिरता जा रहा है। चलिए, एक जो इलेक्शन के समय आपने एक MLA का चुनाव जिस समय लड़ा था, आपने आपका एक नारा था उस समय, बदलेगा ढाका बदलेगा बिहार जी, उस पर क्या आपका चल रहा है? सर, बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। मैंने पहले भी कहा कि गांव बदलेगा तभी प्रखंड बदलेगा। मैं बता रहा हूँ, तभी गांव बदलेगा, तभी प्रखंड बदलेगा, तभी जिला बदलेगा। ढाका की बात हम क्यों कर रहे हैं? ढाका अनुमंडल में एक अनुमंडल है जो जब हमारा पूर्वी चंपारण दोनों अलग हुआ 1972 में, तभी का बना हुआ ढाका अनुमंडल है। और आज की स्थिति यह है कि ढाका अनुमंडल में एक भी न ढंग का हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल है वो भी ढंग का नहीं है। महाविद्यालय के नाम पर कुछ नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, 2017 से मैं हल्ला कर रहा हूँ कि वहाँ एक महाविद्यालय होना चाहिए। अगर आप देखें तो शिवहर संसदीय क्षेत्र में 12 प्रखंड हैं, 6 विधानसभा है, केवल और केवल एक ही महाविद्यालय है जो घोड़ासहन में। अगर आप सिर्फ घोड़ासहन ढाका के बच्चों का एवरेज निकालें तो 73 से 74% जो बच्चे हैं वो इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। वो मोतिहारी, वो सीतामढ़ी, वो मुजफ्फरपुर नहीं जा पाते। क्या कारण है उसका? गरीबी। तो अगर आप कहते हो एज ए गवर्नमेंट कि आप ग्रेजुएट होगे तभी कलर की नौकरी मिलेगी, तो मैं ग्रेजुएट कहाँ होने जाऊँ? इसीलिए मैंने कई बार मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े लोगों को पत्र लिखने का काम किया कि हर अनुमंडल में एक महाविद्यालय और एक मल्टी हॉस्पिटल होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो सरकार ने डिजाइन किया था कि प्रखंड मुख्यालय होगा, अनुमंडल मुख्यालय होगा, जिला मुख्यालय होगा, तब प्रदेश मुख्यालय होगा, और हमारे नेताओं ने क्या किया? केवल प्रदेश मुख्यालय पर जोर दिया। ठीक है, एम्स खुलना चाहिए पटना में, लेकिन एम्स की ब्रांच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भी होना चाहिए। आज डॉक्टरों की कमी है, किसकी गलती से? सरकार की गलती से। अगर सरकार के 38 जिला में 38 मेडिकल कॉलेज होते और उस 38 मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सरकार के पैसे नहीं होते हैं, पहले मैं बताया था, वो टैक्स का पैसा जो हमारा आपका सबका, उस पैसे से पढ़ने वाले बच्चों को अगर ये एग्रीमेंट साइन किया जाता कि 15 साल आपको गांव में जाके ड्यूटी करनी होगी तभी आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आज कहीं कोई कमी नहीं होती साहब।
आप हमारे पैसों से पढ़ रहे हो ना। अगर मैं पार्ले जी खरीदता हूँ, मैं नमक खरीदता हूँ, मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ। सिर्फ इनकम टैक्स वाले ही टैक्स नहीं देते हैं जो, एक किसान भी टैक्स देता है जो खाद यूरिया का बोरा खरीद के लाता है, वो भी टैक्स भर रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है। एक नमक खरीद रहा है टाटा का या किसी भी कंपनी का, वो टैक्स दे रहा है। एक पार्ले जी का बिस्किट अगर वो अपने बेटे को खिला रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि एमआरपी होता है। एमआरपी का मतलब होता है ऑल टैक्सेस आर इंक्लूड, सारे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सब कुछ इंक्लूड है। तो सरकार तो अभी की जो सरकार है वो मैंने बहुत ही विचित्र हालत है। और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी मैंने कोर्ट को भी लिखा, हाई कोर्ट को भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्ठी लिखा कि भैया कोर्ट ही इसको अंडरटेकिंग कर ले। जब पिछली बार इलेक्शन के समय आपकी पार्टी या बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, कोविड से जो वापस आए थे मजदूर या गरीब तबके के लोगों को काफ़ी मदद किया, इस पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग इस बार वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा है कि ट्रेनें चल रही हैं, तो इस बार वैसा ट्रैफिक नहीं मूव कर रहा है कि एकदम से भागो। और लोग समझ गए हैं कि ये महामारी में ही अब जीना पड़ेगा, खासकर जब तक मोदी जी हैं, क्योंकि हमें अब केंद्र में एक मजबूत इंसान की ज़रूरत है जो निर्णय समय रहते ले। अभी तीसरा वेव आने वाला है, सिंगापुर में शायद आ भी चुका है, बंगाल में भी आ चुका है, और वो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। हमारी क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं। हमारी तैयारी क्या है? यूपी का चुनाव। आपने 3 दिन पहले देखा होगा, बीजेपी की बैठक चल रही थी, यूपी के चुनाव। उनका वॉर रूम अब यूपी के चुनाव पे फोकस कर रहा है, कोरोना के तीसरे वेव पर फोकस नहीं कर रहा। आप सरकार और सरकारी व्यवस्था से नाराज हैं, और इधर प्रदेश में विपक्ष जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव पर नाराज है, ऐसा क्यों? मैं किसी पर नाराज नहीं, मैं किसी पर नाराज नहीं। ये सरकार नाराज होने लायक ही नहीं है। ये जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, ये नाराज होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये तो पैरालाइज हो चुका है। जिसका हाथ पैर नहीं चल रहा है, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उससे नाराजगी किस बात की? मैं उठा रहा हूँ कि अभी तो सरकार वही है, मैं उनकी आंखें खोल रहा हूँ कि आप अच्छा कर्म करें, क्योंकि इसी धरती पर जिस राम का नाम लेके ये वोट कमाते हैं, वो राम इसी धरती पर पुण्य और पाप का भी फल देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको सजा इसी जगह मिल जाए। और रह गई बात कि विपक्ष हम पे नाराज है, ये मैं नहीं मानता कि विपक्ष मुझ पे नाराज है। पप्पू यादव पर केवल और केवल वही लोग नाराज हो सकते हैं जो बेईमान हैं। राजद के प्रवक्ता सार्वजनिक तौर पर पप्पू यादव के सारे कार्यक्रमों को नौबंदी बताया। विपक्ष में और जन अधिकार पार्टी में पप्पू यादव पे जिस दिन लालू जी ने कुछ कहा, उस दिन हम उसको मानेंगे। जब तक लालू जी कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक हम उनके प्रवक्ताओं की कोई वैल्यू नहीं। क्या उम्मीद है आपको कि लालू जी और कुछ सकारात्मक बोल रहे हैं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल और जन अधिकार पार्टी मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए। हम तो जो सेवादारी कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और पप्पू जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। रह गई बात गठबंधन की, तो उस पर क्या होगा ये पप्पू जी जाने, ये लालू जी जाने। लेकिन ये जरूर है कि पप्पू जी जो काम कर रहे हैं, उस काम में कोई कोताही नहीं होगी, उस विचारधारा में कोई कोताही नहीं होगी। उस विचारधारा के साथ अगर विपक्ष भी जुड़ना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए, आखिरी एक सवाल है। जैसे पिछला जो इलेक्शन था, इसमें आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अपने एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था आपने, और अभी आपने कहा कि देश में मतलब प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। तो क्या आप पप्पू यादव को वहाँ बैठाना मतलब देखते हैं क्या? देखिए, राजनीति क्या है? जो अच्छे से लोगों के लिए, प्रजा के लिए नीति बना सके। नहीं तो राजा का राज क्या बुरा था? राजा के राज को क्यों हटाया गया? क्यों चुनाव कराए जाते हैं? कि ऐसे व्यक्ति वहाँ जाएं जो अच्छी नीति बना पाए। अब ऐसी नीति ना बना पाए कि नोटबंदी कर दिए तो खुद नहीं पता चला कि क्या हुआ, जीएसटी ला दिए तो खुद ही घबरा गए कि किस चीज़ को कौन से स्लैब में रखें, उन्हें खुद नहीं पता चला। कोरोना आ गया तो वो अपना वेशभूषा बदलने लगा, इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें। स्टेरॉइड चढ़ाएं तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। देखिए, अभी 200 साइंटिस्ट ने, 200 वैज्ञानिकों ने खुला चिट्ठी प्रधानमंत्री को दिया कि कोरोना का जो लिटरेचर है उसको आप जारी कीजिए। जारी करिए मतलब जो शोध सरकारी तंत्रों में हो रहा है उसको बताइए कि हम लोग उस पर अपना फीडबैक देंगे।
हम भी उस पर बताएंगे, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये महामारी है। लेकिन प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस चिट्ठी का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। और वो कौन साइंटिस्ट है, वो बहुत सीनियर लोग हैं, कई लोग तो रिटायर हो चुके हैं इसी देश की सेवा करके। क्या ये सही है कि एम्बुलेंस वाला मामला दिखाने के बाद ही मुकदमे की तरीके है या पीछे से कोई है मुकदमा, इसको कैसे देखते हैं आप? 16 साल से इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी। अब इतना बताइए, 32 साल पुराना केस, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कि अरेस्टिंग नहीं होगी, पप्पू यादव की नहीं, किसी की भी नहीं होगी। और फिर भी पहले क्या बताया जाता है, 5 थानों की फोर्स भेज के कि आपने कोविड का उल्लंघन किया। पहला केस उन पर होता है गया में, गया मेडिकल कॉलेज, जिस दिन एक दिन पहले वो जाके देखते हैं, उन पर एक केस करता है सुपरिटेंडेंट। तीसरे दिन उनकी शाम 10 बजे अरेस्टिंग होती है। मतलब सरकार घबरा चुकी है, सरकार बेचैन हो चुकी होती है। नीतीश कुमार से ये कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब नीतीश जी कुछ दिनों में कहेंगे कि हमने लॉकडाउन लगाया तो कोरोना कंट्रोल हो गया। अगर आदरणीय पप्पू यादव ने कोरोना के नियमों को तोड़ा है या किसी भी नियमों को तोड़ा है और उन्हें अगर आप जेल भेज सकते हैं, तो नीतीश कुमार और मंगल पांडे और इस प्रदेश के प्रधान सचिव, बिहार प्रदेश के प्रधान सचिव पर 303 का कब मुकदमा होगा? 302 कब होगा? जो लोग बिना वेंटिलेटर के मर गए, जो लोग बिना दवाइयों के मर गए, जो लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, उनका केस कहाँ होगा? ठीक है, पप्पू जी ने कोई गलती कर दी, वो एनएमसीएच चले गए, पीएमसीएच चले गए, भागलपुर मेडिकल कॉलेज चले गए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए, रूडी साहब के तिरपालों के पर्दे को हटाने चले गए, डीएमसीएच में चले गए, बक्सर चले गए, मानते हैं उन्होंने गलती कर दी। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपका क्या, आप पर कितने हत्याओं का केस होना चाहिए? और हत्याओं का केस क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बताइए। कोई जदयू का प्रवक्ता या कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बोलेगा। सबके सब कनेक्टेड हैं अभी ड्रग्स माफियाओं के साथ। स्वास्थ्य मंत्री का टेलीफोन जो मोबाइल है, उनके पीए का जो मोबाइल है, उसको अगर सर्विलेंस पर डाला जाए तो सारा चीज खुल जाएगा। मतलब सीधा वैक्सीनेशन पे डाउट कर रहे हैं? नहीं, वैक्सीनेशन पे नहीं, जो दवाइयां ब्लैक हो रही हैं। आज एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो 850 रुपए का आता है, आज 8000 रुपए का बाजार में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? आप तो कहते हैं आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर बिहार, और लोग मर रहे हैं, लोगों की चिताएं जल रही हैं। और आप किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये लोग उत्तराखंड से लेकर बिहार तक इनकी सरकार है, और फिर भी गंगा में लाशें बह रही हैं। ये है हिंदुत्व? ये कैसे हिंदुत्व है भाई? उसी गंगा मैया में लाशें बहाया, ऐसा कौन सा गंगा पुत्र आ गया ये? हम तो कहेंगे हे गंगा मैया उसी को ले जाओ। एक बेटा चला जाए, 100 बेटे तो बचेंगे कम से कम। अजीब सी स्थिति बना के रखी हुई है इन्होंने। प्रधानमंत्री जी को मैं सम्मान करता हूं, मैं हर नेताओं का सम्मान करता हूं, हर प्रतिनिधियों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो समय है इसमें सबको खुल के ग्राउंड जीरो पे आना होगा। यहाँ के सांसद को भी आना होगा, यहाँ के विधायक को भी आना होगा, और आके यहाँ के लोगों की मदद कीजिए। सिर्फ कुछ तस्वीरें ट्रकों पे छपवा के और कुछ पानी के फुहारे मत भरवाइए। लोगों को अस्पताल में दवाइयां, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, बेडों की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए, एम्बुलेंस फ्री कराइए। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में शिवहर संसदीय क्षेत्र से अभिजीत सिंह हम भाग्य आजमाएंगे? देखिए, ये निर्णय मेरा नहीं हो सकता, ये कतई मेरा निर्णय नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बिल्कुल शिवहर संसदीय मेरा क्षेत्र है। मेरे चाचा हरकिशोर बाबू यहाँ से कई बार एमपी रहे हुए हैं, लेकिन इसका निर्णय शिवहर के 12 प्रखंडों की जनता लेगी, वहाँ के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लेंगे और हमारे पप्पू यादव लेंगे। इसका निर्णय अभिजीत सिंह नहीं लेगा। लेकिन ये जरूर है
कि मैं अपने विधानसभा के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और अपने जिला के लिए संघर्ष करता रहूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। वर्तमान सांसद के कार्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस महामारी में मेरा किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर कटाक्ष करना उचित नहीं है, परंतु लोगों ने मुझे अपना बेटा मान के मुझे सड़क दिया है, सदन नहीं दिया है। इसलिए मुझे, अगर मैं उनका विरोध ना करूं तो फिर बेईमानी हो जाए। सांसद साहिबा को आना चाहिए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग महिला हैं, बहुत ही आदरणीय है, 3-3 बार वो एक ही जगह से रही हैं, लेकिन हर बार धर्म और जाति के चोला पहन के अगर आप सदन में जाएंगे तो ये चीज ठीक नहीं। कुछ काम अच्छा कीजिए, आप आदरणीय हैं, आप ऐसा करिए कि हम युवा आपको आदर्श मानने लगे। इस कोरोना काल में आपको लोगों की मदद करनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लेकिन मैं खुल के कहता हूं कि वो विपक्ष के नेता तो नहीं है, वो ट्विटर के विपक्ष के नेता है। ट्विटर की सरकार और ट्विटर का विपक्ष का नेता। इस बिहार में सरकार भी पप्पू यादव है और विपक्ष भी पप्पू यादव। जब वो लोगों की मदद करते हैं तो वो सरकार हैं, और जब वो सरकार की नाकामयाबी गिनाते हैं तो वो विपक्ष का नेता है। जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी लॉकडाउन करते हैं, सबसे पहले कहाँ देते हैं? ट्विटर पे लिखते हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले कहाँ आते हैं? ट्विटर पर आते हैं। तो मैं नेता प्रतिपक्ष अपने भाई से, तेजस्वी से अनुरोध करता हूँ कि बड़े भाई पप्पू यादव के नेतृत्व में आके काम करना सीखें और ग्राउंड जीरो पर आके काम करें, जमीनी स्तर पर। बहुत अभी बहुत कम उम्र है उनकी। लालू जी ने ऐसे ही नहीं लालू हो गए। लालू जी ने बहुत संघर्ष किया। एक वेटरनरी कॉलेज के एक छोटे से कमरे से निकल के बिहार की नहीं, पूरे भारत की राजनीति की तस्वीर को बदल देने वाला इंसान लालू यादव है। तो तेजस्वी जी, आपको भी संघर्ष करना होगा। सोशल मीडिया से बाहर निकल के सामाजिक मीडिया में आना होगा, समाज के साथ जुड़ना होगा, जो पप्पू यादव जी कर रहे हैं। और पप्पू यादव जी जेल जाते समय कह के तो गए हैं कि तेजस्वी आप देखिए, मुझे तो जेल डाल दिया गया। आज उनका अधिकार बनता है कि सारे विपक्ष को एक करें। जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। अगर वो पप्पू यादव जी के विचारधाराओं पर चलेंगे तो हम तन मन धन के साथ, पूरे विपक्ष के साथ इस सरकार को अगले 48 घंटे में उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। अच्छा, पप्पू यादव और आनंद मोहन जी में संघर्ष रहा है हमेशा से, और अभी भी जेल में, आनंद मोहन जी जेल में है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, आनंद मोहन जी का जो जेल का जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है, बट सरकार इतनी निकम्मी है कि कमेटी नहीं बना रही है कि आनंद मोहन सिंह बाहर है। आनंद मोहन जी को जेल से बाहर आना ही बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उनकी सजा पूरी हो चुकी है। उनके परिवार ने उस दर्द को सहा है। अब उन्होंने जो गलतियां की हों आज से 14 साल 15 साल पहले, लेकिन अभी तक उनको बाहर का रास्ता नहीं दिया जा रहा है। कारण है यहाँ अभी की वर्तमान सरकार। वर्चुअल मीटिंग करके आप डीएम का पीठ थपथपा सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा काम किए हो। क्या काम किए हो? सब डाटा का चोरी किए हो। एक आदमी का जांच करते हो, 1000 लिख देते हो, एगो सुन्ना बढ़ा देते हो, तुम बहुत अच्छा काम किए हो। तो क्या आनंद मोहन जी के लिए वर्चुअल मीटिंग करके उनको बाहर नहीं किया जा सकता? रही बात पप्पू जी की और आनंद मोहन जी की संघर्ष की बात, तो उनके बीच में कभी कोई संघर्ष था ही नहीं, ये मिथ्या है। आप पप्पू यादव का 2020 के अक्टूबर का इंटरव्यू देख लीजिए। हाँ, दोनों नेताओं का काम करने का तरीका एक ही था, संघर्ष करने का तरीका एक ही था, जमीन एक ही था। इसलिए लोगों ने कहा कि दोनों में संघर्ष है। न पप्पू में संघर्ष है, न पप्पू जी का आनंद मोहन जी से संघर्ष है। दोनों में कोई संघर्ष नहीं है। दोनों अपने अपने लोगों के लिए काम करते हैं, दोनों अपने अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों इस बिहार के बेटे हैं, दोनों के दोनों रॉबिन हुड हैं। दोनों के दोनों, मैं कह रहा हूं, रॉबिन हुड हैं। दोनों ने लोगों की मदद करने के लिए जेल में है वो, और आज दोनों की रिहाई बहुत ही जरूरी है इस बिहार के लिए। अगर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं तो भी 48 घंटे में सरकार खत्म हो जाएगी। पप्पू यादव द्वारा शुरू किया गया सेवादारी आप लोग कहाँ पर नहीं बात? सर, पप्पू जी की जो विचारधारा है, मैंने पहले भी कहा कि पप्पू यादव अब एक इंसान नहीं, विचारधारा है। सेवादारी हम बिल्कुल करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि मौसम खराब था, फिर भी हमारे छात्र नेता और हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने
जितनी लगन और जितनी निष्ठा से इन सारे चीज़ों को, सारे सेंटरों को, स्वास्थ्य सेंटरों को उजागर करने का काम किया है, जो प्रतिनिधि और जो अधिकारी, मैं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के ऊपर कोई सवाल नहीं करूँगा। कारण है कि आप सिर्फ चौकीदार को चोर मत कहिए, आप अधिकारियों को भी चोर कहिए। जो यहाँ ग्राउंड जीरो पर है वो तो जी मर के जो कुछ हो रहा है कर रहा है। घोड़ासहन और ढाका की स्थिति है कि अगर एक कोरोना का पेशेंट अगर आ जाए तो उसको घोड़ासहन से ढाका और ढाका से मोतिहारी भेजने की सुविधा नहीं है। लेकिन अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं मुख्यमंत्री से। आप ही लोग ने एक न्यूज चलाया ना कि हमारे जिला अधिकारी का पीठ थपथपाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। ऐसा कौन सा काम कर दिया आपने? मोतिहारी पूर्वी चंपारण नहीं है। पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड आते हैं और उस प्रखंड में बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को पूरा करना ही और उन कमियों को उजागर करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं पुनः कहता हूं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि का मैं विरोध करूं। मेरा वो जो सोए पड़े हैं कान में तेल देके उनको उठाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों ने उनको सदन के लिए चुना है। लोगों का उनके पास फंड आता है, उस फंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये जो सड़क का आपका बेटा, ये जो नेता है ना, आपको चैन से सोने नहीं देगा। इस पर विश्वास रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का और हमारे आकाश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।